जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम परीक्षा दृष्टि, परीक्षाओं पर पनी नजर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि यूपी पीसीएस की जो एग्जाम कैलेंडर था वो तो पहले आ चुका था, लेकिन हम लोग बस इस इंतजार में थे कि कहीं फिर से एग्जाम कैलेंडर की डेट ना चेंज हो जाए। और इसी की हम आस लगाए बैठे थे कि आपका 5 तारीख को आवेदन भी प्रारंभ हो गया 400 पदों पर। अभी आपने देखा कि आपके सिर्फ 400 पदों पर ही आवेदन आया है यूपी पीसीएस का, लेकिन यह बहुत ही जल्दी इसके पद बढ़कर आपके लगभग 700 से 800 पद बढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। यही टोटल जो आपके अप्रोक्स 750-800 के आसपास पद होने वाले। तो इस बार की जो आपकी यूपी पीसीएस की वैकेंसी है, आप लोगों को इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि हर साल इतने पद नहीं आते हैं। यदि इस बार आए हैं, यदि आप मेरी बात ना भी मानिए तो भी आप ये मानेंगे कि इस बार 400 पद तो हैं, जो कि काफी बड़ी संख्या है। तो इस बार आप एक पद इसमें तो ले ही सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपने इस पर क्लिक किया। और क्यों क्लिक किया है, वो इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आप पीसीएस 2021 में जो 400 पदों पर आवेदन प्रारंभ हो चुका है 5 तारीख से, आखिर उसका जिसका लक्ष्य हमारा 13 जून का है कि 13 जून को हमें एग्जाम देना है, परीक्षा देनी है, जिसमें आपको जीएस देना है और सीसेट का पेपर देना है। तो क्या इसके लिए 4 महीने पर्याप्त हैं? आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं, यानी आज के दिन से मैं बताऊं तो हमारे पास केवल और केवल 128 दिन शेष हैं। 128 दिन ही शेष है, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, यानी कि 4 महीने 8 दिन, इससे ज्यादा हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। तो क्या इन 4 महीनों में हमारी तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो मैं कहूंगा जी हो सकती है। यदि आप तल्लीनता से, एक सटीक रणनीति से यदि आप तैयारी करते हैं तो यह संभव है। तो आखिर आप लोगों ने इस वीडियो को यदि क्लिक किया है देखने के लिए, तो आप यह भी जानना चाहेंगे कि आखिर इसका पाठ्यक्रम क्या है, हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, और इन 4 महीनों में परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जिनको इसकी जानकारी नहीं है, बहुत से बच्चे नहीं जानते, पीसीएस की फॉर्म डाल देते हैं, तैयारी करना प्रारंभ कर, लेकिन एक सटीक रणनीति उनको पता नहीं होती किस पुस्तक से पढ़ें। बहुत से बच्चे तो आज भी पीसीएस का एग्जाम देने के लिए ल्यूसेंट उठा के रखते रहते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आज का वो जमाना नहीं है। हाँ, 10 साल 15 साल पहले पीसीएस का एग्जाम होता था, तब मानते थे कि ल्यूसेंट आप उठाइए तो आपका पेपर हो जाएगा प्री एग्जाम, लेकिन आज जो है समय नहीं है। आज परीक्षा का पैटर्न लगातार बदल रहा है, प्रतिवर्ष आप प्रश्नों के लेवल को देख रहे हैं, स्तर को देख रहे हैं, वो बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता ही जा रहा है। तो आखिर इस पैटर्न को यदि आप नहीं पकड़ेंगे तो आप इस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि इस परीक्षा की पूरी संपूर्ण तैयारी करने के लिए जो हमारी टीम है, इस टीम ने एक प्लान बनाया, एक रणनीति बनाई है। जिस रणनीति के बारे में आज बताने वाला हूं, उसमें आप लोगों की आखिर इस पूरे परीक्षा की जो तैयारी है, उस तैयारी को कैसे करना है, इस परीक्षा के लिए जो संपूर्ण कोर्स होगा, जीएस का संपूर्ण कोर्स होगा, जो नोट्स होंगे और जो आपके आवश्यक टेस्ट सीरीज होंगे, इसके लिए कंप्लीट नया बैच भी आपका प्रारंभ हो चुका है। उससे जुड़ने के लिए आपको करना क्या है कि यूपीएस प्री एंट्री लिखकर आपको कहां भेजना है, 7844999766, उसके बाद 9369470010 पर व्हाट्सएप आपको कर देना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। ये एक इंफॉर्मेशन थी संस्था की ओर से जो मैंने आपको दे दी है, ठीक है ना। अब हम लोग वीडियो पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है एग्जाम पैटर्न की कि यदि हम परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो, तो हमें सबसे पहले जानना होता है कि आखिर उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो हमारा पीसीएस का एग्जाम है, यह 2 भागों में आपका बटा होता है, जिसमें पहले भाग को आप लोग बोलते हैं पेपर 1। क्या बोलते हैं? पेपर 1 बोलते हैं। और दूसरे वाले को आप बोलते हैं पेपर 2, कि जब हमको प्री एग्जाम, मैं सिर्फ प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, केवल और केवल आपके प्री एग्जाम की मैं अभी बात कर रहा हूं कि अभी हमें सिर्फ प्री पर ध्यान देना है। जो पेपर 1 हमारा होता है, उस पेपर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पेपर 1 को हम जनरल स्टडीज यानी जीएस का पेपर बोलते हैं, कि जो हमारा पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है, और जो हमारा दूसरा पेपर होता है वो हमारा सी सेट का होता है, यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होता है, इसका आपका एग्जाम होता है। 2 पेपर आपको देने होते हैं। अब बात आती है कि सर, जो पहला पेपर हमारा होता है, इस पहले पेपर में हमें
कितने प्रश्न आते हैं, कितने समय के लिए हमें मिलता है, और हमें इसमें कितने एग्जाम मतलब क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने प्रश्न हल कर लेने हैं, उनके तरीके क्या होते हैं, उनके पैटर्न क्या होते हैं, किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि जो जीएस है, इस जीएस से आपके केवल 150 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, केवल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं सीसेट की बात कर लूं तो सीसेट में आपके केवल 100 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात, अब हमें ध्यान देना होता है कि प्री में यदि हमको 2 एग्जाम देने हैं तो हमें एक बात और यहां पे याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि आखिर इनमें क्या मेरिट में आने के लिए यानी मेंस की परीक्षा में बैठने के लिए एक प्रकार की प्री, आप जानते हैं, छटनी प्रक्रिया है, यहां पे छाटा जाता है ताकि बच्चों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाए। तो यहां पे जो हमारा सीसेट का पार्ट होता है, यानी जो हमारा पेपर 2 होता है, ये पेपर 2 जो हमारा होता है, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें हमें केवल और केवल क्या करना है, केवल 33% नंबर लेकर आने हैं। इतना नंबर यदि आप सीसेट में ले आते हैं तो आप क्या कर लेते हैं, आपकी जो कॉपी है वो अब यहां पर आ जाती है, यानी कि जीएस में आपने क्या स्कोर किया है इसके आधार पर ही आपको मेंस परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता है। मेरिट में सीसेट का कोई भी योगदान नहीं होता है, लेकिन यदि मैं प्री के एग्जाम की बात करूं तो सीसेट जो है ना वो इसकी आत्मा होती है। वो कैसे है, क्योंकि यदि आपने सीसेट में 33% नंबर आपके नहीं आए तो आपका जो जीएस का पेपर है ये चेक नहीं होगा, इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। यदि आप इसमें फेल हो गए तो इसका कोई भी वैल्यूशन नहीं बचेगा, इसमें सिर्फ आपको 33% अंक ही लेकर आने हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो यहां पर है वो ये है कि सर जो 150 प्रश्न होते हैं इनके अंक कितने होते हैं, तो बेटा ये 200 अंक के होते हैं, ठीक है ना, यानी 200 नंबर का हमारा पूरा पेपर होता है। सेम यहां पर बात की जाए तो यहां पर भी हमारा 200 नंबर का ही हमारा पेपर होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमें 33% लाने की जरूरत है, तो हमारा यहां पे पेपर 2 की बात खत्म हो जाती है। अब हमारा जो पूरा फोकस है वो कहां पर है, वो हमारा पेपर 1 पर फोकस है, क्योंकि पेपर 1 ही हमें मेंस तक लेकर जाएगा, इसके ही अंक हमारे मेंस में जुड़ने हैं। तो देखिए अब दूसरी बात जो आपके माइंड में आ रही होगी कि सर जो हमारे ये 150 प्रश्न होंगे जो हमारे 200 अंक के हैं, क्या इनमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो जी हां, इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है। अब बात आती है कि सर निगेटिव मार्किंग होती कितनी है, तो निगेटिव मार्किंग यहां पे होती है 1/3 की। कितनी होती है, 1/3 की, यानी कि एक प्रश्न यदि आपका गलत होता है तो 1/3 नंबर आपका काट लिया जाता है। क्लियर, एग्जाम पैटर्न तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड आती है कट ऑफ की। इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको इसके थोड़ा सा सिलेबस पे बात कर लेना चाहता हूं कि आखिर इसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस के बारे में आपको ये बात जरूर जान लेनी चाहिए कि आखिर सिलेबस क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। यहां पे मैं एक स्लाइड इंक्रीज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की कि हमारा सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपके सिलेबस की बात करता हूं पेपर 1 की, कि जो हमारा पेपर 1 है तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा कि हमें इसमें पेपर 1 जो हमारा होता है, जीएस का पेपर जो होता है, इस जीएस के पेपर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बाकी तो आपको पता है कि आपके पूरे कोर्स में जो बैच है वहां पे सारे अध्यापक आपको मिलकर पढ़ाएंगे ही। तो देखो यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट है उसको हम लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका क्या क्या पूछा जाता है, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी पूछी जाती है, मेडिवल भी पूछी जाती है और मॉडर्न भी पूछी जाती है। यदि ये कहेंगे सब सर फोकस किस पे करना है, तो फोकस आपके मॉडर्न पे ज्यादा करना है, वहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है, तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का। हमसे ज्योग्राफी भी पूछी जाती है। ज्योग्राफी कौन कौन सी पूछी जाती है, तो इंडियन भी पूछी जाती है और वर्ल्ड भी पूछी जाती है। इसके बाद हमसे पूछा जाता है एनवायरमेंट, ठीक है ना, पर्यावरण से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट के बाद जो पूछा जाता है वो हमारा साइंस पूछा जाता है। अब ध्यान देना कि जो साइंस है हमारा, इस साइंस में आपका बायो यानी बायोलॉजी, आपका फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री और साथ में आपकी टेक्नोलॉजी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब और क्या क्या पूछा जाता है, अब साथ में इसमें आपके इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इकोनॉमी के भी
प्रश्न सॉल्व करने, उनको हल करने और उनके बारे में पढ़ना भी है। लास्ट जो हमारा बचता है वो बचता है हमारा करंट अफेयर, ठीक है ना, करंट अफेयर। अब बात आती है एक सब्जेक्ट की जो मैंने आपको यहां पे बताया नहीं है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है और जिसको आप लोग बोलते हैं यूपी स्पेशल। लेकिन बेटा यूपी स्पेशल की यदि बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। कुछ पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो इसकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई है, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है और कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पे हमें फोकस तो करना है लेकिन बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपका स्कोर जो होना है वो स्कोर इस पोर्शन से होना है। इस पोर्शन से आपकी हाईएस्ट स्कोरिंग होनी है, ना कि सिर्फ इससे, ठीक है ना। साथ में आपके जैसे करंट अफेयर में आ जाती है, जैसे आपकी योजनाएं हैं, स्पोर्ट्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीजें, बुक्स वगैरह हैं, तो मिसलेनियस में बोला जाता है, लेकिन ये सारी चीजें आपकी करंट अफेयर्स में ही समाहित हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि सर हमको सिलेबस तो पता चल गया, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इतना बता दिए तो फिर आप सीसेट का भी सिलेबस बता दीजिए कि सर सीसेट में क्या पूछा था सर, 33 नंबर तो उसमें लाना ही लाना है, तो थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये क्या है, जैसे संविधान की आत्मा होती है ना प्रस्तावना, उसी तरह आपके यूपी पीसीएस प्री एग्जाम की आत्मा है सीसेट, ठीक है। तो अब सीसेट में क्या क्या पूछा जाता है वो देख लो। देखो सीसेट में आपका पहला जो सब्जेक्ट है वो आता है कॉम्प्रिहेंशन का, यानी एक पैसेज आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, पैसेज आपसे पूछा जाता है। तो आपको यहां पे कॉम्प्रिहेंशन की भी तैयारी कर लेनी है। साथ साथ इसके सिलेबस में आपसे क्या पूछा जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, हा? ये क्या होता है, तो अंतर वैयक्तिक क्षमताएं जो होती है ना, या अंतर वैयक्तिक जो कौशल होता है, स्किल मतलब कौशल होता है, तो उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या क्या आता है इसमें, तो और इसमें आपकी रीजनिंग आ जाती है। क्या आती है इसमें, इसमें आपकी रीजनिंग आती है। और क्या आता है इसमें, इसमें बेटा मैथ्स भी आती है, ठीक है ना, वही 10th स्टैंडर्ड की। उसके बाद क्या आता है इसमें बेटा, हिंदी भी पूछी जाती है। और क्या आता है सर, इसमें इंग्लिश भी पूछा जाता है, ठीक है ना, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी भी इसमें आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर। रीजनिंग में ही आपके सिलेबस में जब आप इसके जाओगे तो रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग, ये 2 पार्ट करके बताए गए हैं कि आपसे रीजनिंग एनालिटिकल भी पूछ ली जाती है और आपसे डिसीजन मेकिंग के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और डिसीजन मेकिंग के रीजनिंग के छोड़ के एक अलग से भी कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कहा गया कि यदि आप एक अधिकारी हैं और आपके सामने एक प्रश्न डाल दिया कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको एक पर्स पड़ा हुआ मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, उसको उठाकर रख लेंगे, या आपके जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा उसको दे देंगे, या किसी हवलदार को पकड़ा देंगे, या किसी भिखारी को दे देंगे। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस लगा के आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, वहां पे आपको डिसीजंस लेने होते हैं। अब आती है बात यहां पे कि सर हमें कितने प्रश्न हल करने होते हैं, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, क्योंकि सबसे पहला बात, आप लोग तैयारी तो बाद में शुरू करते हो, किसी परीक्षा की कट ऑफ पहले ढूंढते हो। सर कट ऑफ बता दो, कट ऑफ बता दो। देखिए कट ऑफ की बात करें तो अभी हाल ही के कुछ ईयर्स की बात कर लें तो जो कट ऑफ गई है वो हमेशा 90 से 97 नंबर के बीच चली गई है। सॉरी मैं नंबर बोल रहा हूं, 90 से 97 प्रश्न के बीच गई है। लेकिन बात आती है कि बेटा यदि आप प्री में स्कोर नहीं खींच पा रहे हैं तो मेंस देंगे, प्री निकालने के बाद आप मेंस देंगे। मान लो 90 नंबर पे आपकी, सॉरी 90 प्रश्न पर आपके मेरिट चली गई, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए तो क्वालिफाई हो गए, आप आराम से मुख्य परीक्षा देंगे, मेंस देंगे आप। लेकिन यदि मेंस में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए तो प्री और मेंस के जब नंबर जोड़ेंगे और मेरिट बनेंगे तो हो सकता है वहां से आउट हो जाओ। तो आप कभी ये मत सोचा करिए कि मुझे सिर्फ कट ऑफ के बराबर नंबर लेकर आने हैं, मुझे क्या करना है, मुझे हाईएस्ट स्कोर करना है। अब हाईएस्ट स्कोर की बात होती है, कट ऑफ तो मैंने बता दिया 90 से 97 प्रश्नों के बीच हमेशा रहती है, लेकिन जो आपका इस परीक्षा के लिए टारगेट होना चाहिए वास्तव में, वो टारगेट कितना होना चाहिए, वो टारगेट हमेशा 110 प्लस प्रश्नों का ही होना चाहिए, कि मुझे हर हाल में 110 प्लस प्रश्न करने हैं। अभी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि 110 प्रश्न ही क्यों, ठीक है ना, आगे स्ट्रेटजी क्या है इसकी, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब बात आती है बुक्स की कि हमको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होगी। हमें 90 से 97 प्रश्न सही करने हैं और टारगेट यदि हम रखेंगे कि हमें क्वालिफाई भी करना है, ठीक है ना, फाइनल मुझे सिलेक्शन भी लेना है, तो मुझे 110 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। तो इसमें हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो
तो जो हमारी इंपोर्टेंट बुक्स हैं, तो उन इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी इंपोर्टेंट बुक्स हैं हमारे यूपी पीसीएस प्री 2021 के लिए। तो देख लेते हैं हमारी पहली बुक कौन सी है। तो पहली बुक हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में कि आखिर हिस्ट्री के लिए हमें कौन कौन सी बुक पढ़ने की आवश्यकता है। तो भैया सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, सबसे पहले पढ़नी है ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है ना। ओल्ड एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो हमको पढ़नी है, ठीक है ना। ओल्ड एनसीईआरटी यदि आपको नहीं मिल पा रही है तो आप दिए गए जो हमारा नंबर है नीचे आपको क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में भी आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, थंबनेल पे भी मिल जाएगा, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दिया 7844997666, ठीक है ना। इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा आपको मैं रिप्लाई करके आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात आती है कि हमें प्राचीन भारत पढ़ना है। तो बेटा मैं ये बुक्स जो बता रहा हूं ना, ये मेरी सारी की सारी जो बुक्स है प्री कम मेंस को देखते हुए, मैं सिर्फ एक एग्जाम में, क्योंकि आपको तो प्री नहीं देना है, प्री तो एक छठवीं एग्जाम है, आपको मेंस तक की भी तैयारी करनी है। तो हमारी जो एक बुक है राम सरल शर्मा जी की, ठीक है ना, राम सरल शर्मा जी की प्राचीन भारत है, आपको ये बुक लेनी है। उसके बाद मध्यकालीन भारत की बात आती है तो सतीश चंद्रा की बुक आती है, आपको इनकी बुक खरीद लेनी है, आपको ये पढ़नी है। उसके बाद आधुनिक भारत की बात आती है, सबसे फेमस बुक आप लोग जानते हैं विपिन चंद्रा की, हमेशा ये ऑथेंटिक बुक है, हमेशा प्रश्न आपके फंसते हैं, तो आपको इससे पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिए हिस्ट्री के लिए आपकी 3 बुक्स हो गई। अब बात आती है कि हिस्ट्री में आपकी कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, तो इसके लिए आप नितिन सिंघानिया की पुस्तक खरीद लीजिए, ठीक है ना, नितिन सिंघानिया की पुस्तक खरीद लीजिए। उसके बाद आती है ज्योग्राफी की बात कि ज्योग्राफी में हम लोग कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ेंगे। तो वही सबसे पहले जो बेस होता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए, तो बेस हमें एनसीईआरटी से मिलता है, तो एनसीईआरटी तो पढ़नी है आपको। लेकिन साथ में यदि आप इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो हमारे जो डियर खुल्लर साहब हैं, इन्होंने एक पुस्तक बहुत अच्छी लिखी है, ठीक है ना, सिविल सेवा, राज्य सेवा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु एक मार्गदर्शिका के रूप में इन्होंने पुस्तक लिखी है, तो आपको ये खरीद के पढ़नी है, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इन्हीं साहब की, डीआर खुल्लर साहब की वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, ठीक है ना, तो दोनों पुस्तकें आपको ले लेनी है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि बहुत सी चीजें एटलस पर बेस्ड होती हैं, तो आपको एटलस किसका खरीदना है, आपको ऑक्सफोर्ड का खरीदना है। क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिक बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। नए मैप, जैसे कि इंडिया में आपको पता है कि उधर लद्दाख बन चुका है, ठीक है ना, अनुच्छेद जो आपका हटा हुआ वहां पे, जो आर्टिकल हट गए वहां पे, तो वहां पे हमारा जो संविधान है अब जम्मू कश्मीर तक लागू होने लगा, तो जो सीमाएं बनी हैं तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। तो आप यदि एटलस खरीदते हो तो लेटेस्ट खरीदिएगा हमेशा। उसके बाद अगला देखिए, बात आती है इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी में आपको पता है कि फिर से वही कर रहे हैं क्या, हमको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है ना। चलो इसके बाद भारत की राज्य व्यवस्था हमको लेनी है एम लक्ष्मीकांत। ये जानते हैं कि ये एक ऐसी पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत जो कि क्या है, बाइबल है, इससे बाहर प्रश्न बनना ही नहीं है, तो आपको ये जरूर पढ़नी है। इसके बाद आती है पॉलिटी की एक ही बुक काफी आपके लिए, ठीक है ना, रामबाण हो। इकोनॉमिक्स की बात आती है, इकोनॉमी हमें कहां से पढ़नी है, तो वही बात रही कि यदि हमें बेस क्लियर करना है तो बेस क्लियर करने के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद अर्थव्यवस्था के लिए हमारे रमेश सिंह जी हैं, इन रमेश सिंह जी की एक पुस्तक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, आपको यह पढ़ लेनी है, ठीक है ना। अगली पुस्तक आर्थिक समीक्षा, आपको भारत सरकार एक आर्थिक समीक्षा प्रतिवर्ष जारी करता है, इस आर्थिक समीक्षा को आपको क्या करना है, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है और उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे बनते हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद आती है बजट। अभी आपको पता है कि हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने नया बजट पेश कर दिया है, तो पक्का बजट से प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। तो आप बजट के भी आपको क्या करना है, तैयारी कर लेनी है, ठीक है ना। अब इसके नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको लिए भटकने की जरूरत नहीं है आपको। अब बात आती है पर्यावरण की कि आखिर पर्यावरण की सर हमको तैयारी करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी हमको बुक्स पढ़नी है। एनवायरमेंट के लिए, तो एनवायरमेंट के लिए सबसे बेहतर जो है वो बेसिक क्लियर करने के लिए और जो आपके प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो आपकी एनआईओएस की बुक है, ठीक है ना। इसको आपको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है या मार्केट में अवेलेबल हो तो, और नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। चलो अब बात आती है कि सर बुक कौन सी लेनी, तो इसमें आपको बुक लेनी है इराक भरूचा की। यह बुक आपकी ऐसी है कि प्री से लेकर मेंस तक आपका कवर करती है। अब बात आती है हमारे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट साइंस की कि सर हमको साइंस में कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो साइंस में बेटा हमको फिर से वही करना है कि हमें बेस क्लियर करना है अपना, तो बेस क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बेस क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी।
तो इसके बाद स्पेक्ट्रम, आप लोग हो सकता है बहुत से जो पुराने बच्चे उन सबके पास स्पेक्ट्रम हो, लेकिन नए बच्चे ना जानते हो, तो स्पेक्ट्रम आप जरूर खरीद लीजिएगा। विज्ञान प्रदों की काफी अच्छी बुक है, काफी अच्छे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाते हैं। चलिए, इसके बाद आता है हमारा सबसे अच्छा टॉपिक। आपको पता है कि अभी जो लेटेस्ट आपका पिछले वर्ष 2020 में एग्जाम हुआ था, उसमें करंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहुत से प्रश्न आपके करंट से रिलेटेड करके थे, यानी करंट जो बोलते हैं ना कि ट्रेंडी करंट आ रहा है, तो ट्रेंडी करंट के साथ साथ सब्जेक्टिव करंट भी पूछा गया था। जैसे हिस्ट्री में कहीं नई खुदाई हो गई, प्रश्न पूछ लिया। ज्योग्राफी में कुछ नई चीज मिल गई, ठीक है ना, उसके बारे में पूछ लिया। या फिर साइंस में कोई नई खोज हो गई, उसके बारे में पूछ लिया। तो इस तरह के भी आपके करंट पूछे गए, सब्जेक्ट पर आधारित भी करंट आपसे पूछे गए। अब करंट बात आती है कहां से पढ़ना है, तो बेटा देखो, करंट आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है ना, वो भी कौन सा, अच्छे लेवल का, ठीक है ना। जैसे यदि आप अंग्रेजी भाषी हैं तो आप द हिंदू पढ़ लो, हिंदी भाषी हैं तो आप राष्ट्रीय जागरण पढ़ लो, ठीक है ना। लोकल वाले पेपर मत पढ़ना, लोकल वाले में पता है क्या मिलेगा, एक बंदा घर से निकला, 2 लाख उसके चोरी हुए, ठीक है ना, आज इसका मर्डर हो गया, आज फलाने का रेप हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, इसके अलावा आपको न्यूज नहीं मिलेगी। लेकिन जब राष्ट्रीय जागरण लेंगे तो वहां पे आपको राष्ट्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा, लोकल खबर नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ना है तो राष्ट्रीय पढ़ना है, ठीक है ना, वो चाहे जो भी आपका समय लो। अब बात आती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए परीक्षा दृष्टि हर साल आपको पीसीएस के एग्जाम से पहले आपको एक बुक देती है, जो आपके सिर्फ प्रैक्टिस पर आधारित है, और साथ में आपको इसमें फैक्ट बेस्ड भी चीजें दी जाती हैं, ठीक है ना। जैसे ये बात की आपको 2020 में दी गई थी, उसी तरह से आपको इस वर्ष भी मिलेगी। चलिए, अगली बात आती है कि हमको योजनाएं पढ़नी है, तो भैया योजना भारत सरकार आपको देती है, प्रति महीने आपको दे देती है, तो वो आपको भी खरीद के पढ़ लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद कुरुक्षेत्र, आप कुरुक्षेत्र को भी प्रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर ऐसी क्या महत्वपूर्ण कुछ वेबसाइट्स भी हैं जहां से हम कुछ तैयारी कर सकते हैं, हमें एग्जाम से रिलेटेड कुछ कंटेंट मिल सकता है। जी हाँ, मिल सकता है। वो कौन कौन सी आपकी वेबसाइट है, तो पहली वेबसाइट है आपकी newsonair.com, नोट कर लीजिएगा, newsonair.com, ठीक है ना। इसमें आपकी बहुत सी चीजें मिल जाती हैं, आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पीआईबी है, सब जानते हैं कि भारत सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं सबसे पहले पीआईबी पर ही प्रकाशित होती है, तो आपको ये भी देख लेनी, यहां से आपको करंट मिल जाएगा। अब बात आती है कि जैसे आपको ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिल पा रही है, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो मैं पहले बता चुका हूं। अब बात आती है एनालिसिस की, कि भाई हमने ये जान लिया कि एग्जाम पैटर्न क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना है, हमने सिलेबस भी जान लिया, हमने ये भी जान लिया कि हमको कितने मार्क्स लेकर आने हैं, टारगेट हमें क्या रखना है, ठीक है ना। हमने ये भी जान लिया कि हमने कौन कौन सी किताब पढ़नी है, कहां से पढ़नी है। अब एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो 4 महीने का टारगेट है हमारा, कितना, सिर्फ 4 महीने का, कि हमारे पास 120 दिन है, और 120 दिन में हमें ये टारगेट रखना है कि हमें पूरा सिलेबस कवर कर लेना, ताकि हमारा प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। जो बच्चे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं वो तो उन सारी बुक्स को रिकमेंड कर सकती हूँ कि मैंने सारी बुक्स जो बताई वो ऑथेंटिक बताई है, मैंने ल्यूसेंट को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, ल्यूसेंट में बहुत सी गड़बड़ियां है, कभी कोई प्रश्न उससे आ जाए और आप कहें नहीं सर ऑथेंटिक बुक में ये था, तो मैं इसलिए ल्यूसेंट को नहीं बताया, ठीक है ना। अब बात आती है इन सभी की निचोड़ की, कि इतने कम समय में इतनी सारी पुस्तकें, क्योंकि कोई भी पुस्तक जो होती है उस पुस्तक का 40 से 50% ही परीक्षा लायक होता है, बाकी किस लिए होता है, आपके रिसर्च लायक होता है, आपके विद्वान बनने के लिए होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वास्तव में विद्वान बनना है या परीक्षा में सेलेक्ट होना है, ठीक है ना। अब जो हमारे अध्यापक हैं, वो हमारे अध्यापक आपके लिए क्या करेंगे, हमारे अध्यापक आपके पिछले एनालिसिस को देखेंगे, पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उनको देखेंगे, उसके आधार पर जो काम का कंटेंट है वो निकाल के सिर्फ आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको मैंने शुरुआत में बैच के बारे में बताया कि आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। डेमो क्लासेस चल रही हैं, आप वहां से हमारे टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है उसका आप आकलन कर सकते हैं कि वास्तव में प्री एग्जाम के लिए कुछ कंटेंट दे भी पा रहे हैं या फिर फर्जी है, ये आपके हाथ में, ठीक है ना। अब बात आती है देखिए एनालिसिस की, तो एनालिसिस में हम लोग देख लेते हैं कि कितने प्रश्न कहां से आते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज यही होती है, देखिए यहां पे जैसे इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, करंट अफेयर, यूपी सिविल और आपके मिसलेनियस। इसी तरह से यहां पे मैंने 2014 से लिया है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहां पे यदि मैं देखूं और लास्ट में ये आपको ना दिख रहा हो तो यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे 2021 है, ठीक है ना, 2021 है ये,
यहां पे लिखा गया कि 2021 में कितना आ सकता है। देखो जरा हिस्ट्री में 14 में 28, 15 में 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 21। इसका मतलब मिनिमम 21 गया, मैक्सिमम 28 गया, तो हम ये तो मान लें कि भाई इस बार भी आएगा तो 20 से 24 के बीच में प्रश्न आ जाएगा हिस्ट्री का। भूगोल की बात करें तो 24, 28, 31, 28, 24, 27, 24 से नीचे नहीं गया, मैक्सिमम 31 तक गया है। यानी कि मैं मान लूं तो 24 से लेके 28 प्रश्न के बीच में तो आपके प्रश्न पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यदि देखें विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में देखें तो 10, फिर बढ़ गया 27, फिर बढ़ा 31, फिर कम हुआ 21, फिर कम हो गया 11, फिर बढ़ा 25, फिर कम हुआ 13। तो इसका मतलब है कि इस बार आपकी संभावना है कि जो आपके प्रश्न जाएंगे वो हो सकता है कि 13 से कुछ कम भी हो जाए, जैसे 11 पूछे गए। तो ये तो कंफर्म है कि 10 से लेकर 15 प्रश्न इस बार संभावना बन रही है साइंस की, ठीक है ना। राज्य व्यवस्था की बात करें तो 18, फिर 22, फिर 21, फिर 18, फिर 15, कम होता चला गया, फिर 20 बढ़ा, फिर 21 बढ़ा। तो इसका मतलब इस बार बढ़ सकता है, तो 15 से लेकर 22 प्रश्न तक आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करें तो 9 प्रश्न, फिर घटा 5, फिर बढ़ा 11, फिर घटा 7, फिर घटा 4, फिर बढ़ गया 14, फिर घटा। इसका मतलब कि इस बार भी आपके 4 से लेकर 7 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। इसके बाद यदि मैं पर्यावरण की बात करूं तो पर्यावरण देखो 15, फिर घटा 13, फिर घट गया 18, फिर बढ़ गया, तो ये 8 था, फिर बढ़ा 15, फिर बढ़ा 20, फिर घटा 16, फिर घटा 7। तो ये घटने के बाद एक बार बढ़ भी रहा है। इसका मतलब 7 से लेकर 10 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। यहां पर करंट अफेयर की बात करें तो देखो 30 प्रश्न आए, फिर 21, फिर 21, फिर 20, घटते हुए चले गए यहां पे, ठीक है ना। 23 प्रश्न देखो ये मैंने जो यहां पे लिए हैं, आप कहेंगे सर 2020 में 23 प्रश्न थोड़ा आए करंट के, ज्यादा आए हैं। मैंने यहां पे सिर्फ ट्रेंडी करंट को लिया है, बाकी जो करंट सब्जेक्ट रिलेटेड है वो मैंने सब्जेक्ट में ही डाल दिए, ठीक है ना। इस तरह से इसका एनालिसिस मैंने किया है। तो यहां पे 23 करें तो यहां पे इस बार भी आपके 20 से लेके 30 प्रश्न तक आपके ट्रेंडी भी जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यूपी स्पेशली बात करें तो हमेशा मैंने बताया दयनीय स्थिति रही है। 3-1 2018 में पूछा नहीं गया, फिर 2, फिर 6। तो इस बार भी जो आपका बनेगा वो 2 से लेकर 4 प्रश्न ही बनेगा, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछने वाला है। मिसलेनियस की बात करें तो 9 प्रश्न, 10 प्रश्न, 9 प्रश्न, 5 प्रश्न, 16 प्रश्न, 5 प्रश्न, 10। तो ये समझिए कि 5 से 10 के बीच ही रहना है, इससे ज्यादा आंकड़ा नहीं जाना है। अब बात आती है कि आखिर ऐसी रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे कि हम इस परीक्षा में 110 प्लस अंक लेकर आ जाएं। यदि नहीं आया तो क्या हो जाएगा, हम मेंस परीक्षा से हो सकता है बाहर हो जाएं, या मेंस हमको लिखने को मौका मिले, हम मेंस क्वालिफाई भी कर ले जाएं, लेकिन वहां पर यदि हम फाइनल मेरिट में आउट हो गए तो जो दुख होगा ना वो उतना दुख नहीं होगा जो प्री एग्जाम ना निकाल पाने का दुख होगा। क्योंकि आप प्री निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, फिर मेरिट से आउट हो गए तो बहुत दुख मिलता है। जो आउट हुआ हो ना उससे पूछेगा, ठीक है ना। और जो फिर उसके बाद यदि आपके रिटन एग्जाम में अच्छे मार्क्स है तो इंटरव्यू में कभी कभार यदि कम भी मिलता है ना तो भी फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो हमारी जो ट्रेंड एनालिसिस है, इस ट्रेंड एनालिसिस के बाद हमारे पास जो तरीका होना चाहिए वो तरीका क्या होना चाहिए। देखो जो हमारे पास 120 दिन है, कितने हैं, 120 दिन है। इस 120 दिन में यदि मैं ये कहूं कि आप पूरे के पूरे कितने 100 दिन में 100 डेज में आप अपना क्या कवर करिए, आप अपना पहले कोर्स कवर कर लीजिए, ठीक है ना। कोर्स कवर कर लीजिए। जो आपके 20 दिन बचते हैं, इस 20 दिन में आपको क्या करना है, इस 20 दिन में केवल और केवल आपको रिवीजन करना है और साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। यदि आप ये तरीका अपनाते हैं कि मुझे 100 दिन में पहले तो मुझे अपना कोर्स पढ़ना है, क्योंकि मैं कोर्स नहीं पढ़ूंगा तो मैं रिवाइज कैसे करूंगा। और यदि पूरा का पूरा 120 दिन आप लगा देंगे कोर्स खत्म करने, तो यार रिवाइज कब करोगे, भूल जाओगे यार। कितने भी बड़े विद्वान भूल जाते हैं, ठीक है ना। हर चीज याद नहीं आती है, रिवाइज करना ही पड़ता है। और टेस्ट सीरीज क्यों आवश्यक है, क्योंकि यदि आपको टेस्ट सीरीज आपने नहीं लगाया तो आपको समय की पाबंदी के बारे में पता नहीं होगा। हो सकता है कि आप 150 प्रश्न सॉल्व तो कर पाए, लेकिन 3 घंटे में 4 घंटे में आप प्रश्न को पढ़ने में समय बिता दें, तो प्रैक्टिस भी आवश्यक है। अब बात आती है कि 100 दिन में हमको जो कोर्स कवर करना है, यहां 20 दिन में हमको रिवाइज करके जो टेस्ट सीरीज भी हमको दे लेनी है। इसमें जो हमारा टारगेट है वो टारगेट कितने नंबरों का है, टारगेट हमारा केवल 110 प्लस नंबर का है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा, पर्सनल सजेशन दे रहा हूं, और वो ये दे रहा हूं कि सबसे पहले आप एक डिसीजन लो। क्या लेना है आपको, एक डिसीजन लेना है, और ऐसा वैसा डिसीजन नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना है। और वो डिसीजन ये है कि मुझे कौन से 40 प्रश्न छोड़ देने हैं।
मुझे कौन से 40 प्रश्न छोड़ देने हैं, यह डिसीजन आपको लेना है। क्योंकि हमको नंबर तो लगभग 110 ही चाहिए ना, हम 40 प्रश्न छोड़ने को तैयार हैं, बैठे हैं। तो जो भी आपका ऐसा पोर्शन लगता है, आप एनालिसिस देखिए प्रीवियस ईयर का, उठाइए प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि कौन सा ऐसा पार्ट से प्रश्न भी आता है लेकिन यार मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको हल कर पाऊं। तो हमको तो 110 ही करना है ना, 40 तो हमको छोड़ के आना है। तो आप वो 40 कौन से छोड़ेंगे वो पहले आप डिसाइड कर लीजिए। तो आपका जो सिलेबस है ना उसका बोझ हल्का हो जाएगा, और जब सिलेबस का बोझ हल्का हो जाएगा तो कम सिलेबस होगा। और जो बंदा पूरे सिलेबस को कवर करने में लगा रहेगा, और आप यदि कम समय में उस कम सिलेबस को करेंगे तो कम सिलेबस को आप ज्यादा कैप्चर कर पाएंगे कम समय में। तेन और साथ में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम तो मिल ही रहा है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ये एक स्ट्रेटजी होती है कि एक बंदा क्या कर रहा है। देखो जैसे कि सपोज दैट एक मैं एग्जांपल दे देता हूं कि एक बंदा क्या कर रहा है, इस पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और उसको कहां तक आना है, उसको यहां से लेके यहां तक पहुंचना है। तो एक लड़का क्या करता है, एक बंदा क्या करता है, बिल्कुल सही चलता है, ए से स्टार्ट करता है, यहां से जाता है, यहां खत्म कर देता है। और दूसरा क्या करता है, दूसरा ऐसे क्रॉस मारता है और क्रॉस मारने के बाद वो फिर से इस रास्ते पे चला आता है। क्या किया दूसरे वाले ने अपना टाइम जो था वो बचा लिया। कितना टाइम बचाया, ये वाला जो टाइम था ये उसने टाइम बचा लिया, और ये इतना सिलेबस भी उसने अपना छोड़ दिया। क्योंकि ये जो सिलेबस था ये 40 प्रश्नों का था, उसने 40 प्रश्नों के लिए जो एक लंबा चौड़ा सिलेबस था उसने वो छोड़ दिया। उसके पास क्या बचा, उसके पास डिस्टेंस भी कम बची, यानी उसके पास सिलेबस कम बचा, समय उतना ही है जितना बगल वाले के पास है, दूसरे वाले के पास है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। एक तरीका है, समझ रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अब कोई भी परीक्षा को पास करें तो उसके लिए स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको विद्वान नहीं बनना है। क्योंकि आपको सेलेक्ट होने के बाद आपको टीचिंग नहीं करनी है, आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको प्रशासन देखना है, प्रशासन चलाना है। प्रशासन में हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई इतना रोल नहीं है कि वहां पे आपसे कोई पूछ लेगा भैया ये बताओ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वहां से प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढने वाले हैं आप, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अब बात आती है कि सर 110 आप लेके कैसे आएंगे, ये तो बहुत बड़ी चीज है ना, लेके कैसे आएंगे। तो देखो जरा मैं पेन का कलर चेंज कर दूं ताकि आपको यहां पे चीजें दिखें क्लियर। देखो एक चीज, यहां पे मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं 20 से 24 प्रश्न। तो यहां पे आप टारगेट करिए कि जो हिस्ट्री है थोड़ा सा बच्चों को आसान भी लगती है, रट्टा मारने में भी आसान है, और कहानियां होती हैं, कहानियों के तौर पे चीजें याद भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर यदि मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, आपको यह टारगेट करना है कि हिस्ट्री में मैं कितने प्रश्न सही करूंगा। मेरा यह टारगेट होना चाहिए कि हिस्ट्री में लगभग 18 से 20 प्रश्न मैं सही कर लूं, क्योंकि हिस्ट्री आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 24 से 28 प्रश्न आपके ज्योग्राफी के आते हैं। यदि 24 प्रश्न आपके आ रहे हैं तो आपका इतना टारगेट होना चाहिए कि आप कितने प्रश्न सही कर लें। आप वहां पे ज्योग्राफी के कम से कम आपको 18 से 20 प्रश्न हल कर लेने, ठीक है ना। 18 से 20 प्रश्न आपको ज्योग्राफी कर लेने हैं। आप कितना रहा 24 से 28 तक रेशियो, हम नहीं कर पाएंगे उतना, छोड़ देंगे, 40 प्रश्न छोड़ना है हमको। साइंस की बात कर रहे हैं, देखो साइंस यदि इस बार 10 प्रश्न आया या 10 से 15 तक के बीच आ गया तो आपको कोशिश करिए कि कम से कम आप साइंस में बहुत ज्यादा उड़ के नहीं तो आपको 7 से 8 प्रश्न तो हल कर ही लेने हैं, ठीक है ना। नॉर्मल इतना आपको करना ही पड़ेगा। और यदि हम राजव्यवस्था की बात करें, राजव्यवस्था आप जानते हो एक ही किताब है पॉलिटी की, उसे रट्टा मारो, प्रश्न बाहर नहीं जाना है। आपके पॉलिटी में जो प्रश्न इस बार संभावना बनने वाली है वो 15 से 22 प्रश्न बनने वाले हैं। यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे ना तो पॉलिटी में आप 15 का 15 लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं 15 से 18 प्रश्न मान लेता हूं, इतने तो आप आसानी से कर ही लेंगे, और इतना करना पड़ेगा क्योंकि सबसे कम सिलेबस पॉलिटी का है और सटीक है, समझ में आता है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं 15 से 18 प्रश्न इसका भी मान लेता हूं कि इतना तो आप सही कर ही लेंगे। उसके बाद यदि मैं इकोनॉमी की बात करूं, देखो यार इकोनॉमी में क्या होता है कि करंट के भी क्वेश्चन कुछ पूछ ले जाते हैं और बहुत ही कम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 4 से 7 तो मैं मान लेता हूं गृह की हालत में कुछ नहीं गृह की हालत में आप इकोनॉमी के 2 प्रश्न तो यार कर ही लोगे ना, हाँ इतना तो पढ़ ही सकते हो, और सर लोग पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण में जहां पे 7 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो मैं आपसे ये कोशिश मानता हूं यदि 7 प्रश्न आते हैं तो आप लोग 5 प्रश्न हल कर लें, ठीक है ना। एनवायरमेंट में नहीं जाना तो कम से कम 5 प्रश्न तो हल कर ही लें।
उसके बाद ये आपको टारगेट फिक्स करना है। करंट अफेयर की बात करता हूं, करंट अफेयर में जहां 20 से 30 प्रश्न जा रहे हैं, आप 15% का टारगेट तो ले लेंगे, 15% का टारगेट ले लेंगे, नहीं बहुत ज्यादा ले पाएंगे तो करंट में आप 15% का टारगेट तो ले ही सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आता है आपका यूपी स्पेशल। मैं मान लेता हूं हो सकता है यूपी स्पेशल एक आध प्रश्न आ जाए और हो सकता है ना भी आए, ठीक है ना। तो मैं गिरीश की हालत में ये मान लेता हूं यार आप यदि दो तीन क्वेश्चन आ गए तो यार यूपी इतना पढ़ लोगे, एक दो प्रश्न हल ही कर लोगे, हाँ नहीं ज्यादा तो मैं मान लेता हूं कि आप यूपी का एक प्रश्न तो मान ही लोगे, इतना तो कर ही लोगे ना। अब बचता है आपका क्या, मिसलेनियस का पार्ट। मिसलेनियस में आपके यदि 5 से 10 भी प्रश्न आ जा रहे हैं, जैसे पुरस्कार पूछ लिया गया, ठीक है ना, या बुक्स पूछ ली गई, या कुछ ये पूछ लिया गया कि ये संस्थान कहां स्थित है, यही पूछा जाता है आपसे। तो मैं 5 से 10 प्रश्न की बात कर रहा हूं, मान लो बेसिक में 5 भी आते हैं तो आप 2 प्रश्न तो वहां पे निकाल ही लोगे, इतना तो आप कर ही लोगे कि आप 2 प्रश्न हल कर लो, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं मिसलेनियस का, ठीक है ना, मिसलेनियस के आप 2 प्रश्न तो कर ही लेंगे। अब जरा इसका टोटल निकालिए, टोटल कितना होता है, 15 1 16, 16 5 21, 21 और 2 होता है 23, और 23 और 15, ठीक है ना, 23 और 15 यहां पे जोड़िए। इसके बाद 18 7 आपका कितना हुआ, 18 36 36 37 38, ठीक है ना, 38 और 7 प्रश्न यहां पे, ये जरा जोड़िए कितना होता है, 8 और 15 15 5 20, 20 और 3 23 का 3 होता है, हासिल लगता है 2, 3 2 5 1 6 और 2 कितना हुआ, ये हमारे पास केवल कितना पोर्शन बना, 83 का बना है हमारे पास, ठीक है ना, 83 नंबर का बना है। अब हमें क्या करना है, हमें इसी को क्या करना है, इसी को हमें बूस्ट करना है। अब क्या करना है, बूस्ट करना है, क्योंकि ये मैं मिनिमम लेकर चलाऊं, मिनिमम से मिनिमम लेकर चलाऊं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि आप इतने मिनिमम पे जाएंगे कि आप 83 प्रश्न कर पाएंगे, ऐसा तो है नहीं। यहां पे आपको बूस्ट भी करेंगे, क्योंकि यदि नॉर्मल तरीके से देखें कि नॉर्मल तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। यानी मैं 83 से लेके 90% तक की बात कर लूं, ठीक है ना, 7 प्रश्न का ऊपर नीचे मान सकते हो कि मैक्सिमम यहां पे 20 प्रश्न लोगों लिए हैं, यहां पे 18 लिए, यहां पे 8 लिए हैं, तो इस तरह से मैं एक आध प्रश्न और जोड़ दूं, आप 83 से 90 के बीच में वेरी कर जाएंगे। लेकिन यदि आप किसी अनुभवी अध्यापक से क्लासेस पढ़ेंगे, बहुत सारे सिलेबस को कम शब्दों में समझेंगे, सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो आपसे परीक्षा में रिलेटेड हैं, तो इसी स्कोर को आप कितना ले जाएंगे, इसी स्कोर को जो 90 तक आप पहुंच रहे हैं, इसी स्कोर को क्यों क्या करना है यार, 20 अंक तो ही बढ़ाना है, 20 अंक तो बढ़ाना है। तो एक अध्यापक जो अनुभवी होगा, जो इस आपके क्षेत्र में कई वर्षों से अध्ययनरत होगा, वो आपको पढ़ा रहा होगा, अध्यापन कार्य उसका चल रहा होगा, वो ट्रेंड देख रहा होगा, वह आपको 20 प्रश्न तो आपको दिला ही सकता है, ठीक ना। बाकी हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज है उससे भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद जो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है, यदि तब भी कोई चीज बचती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हो कि सर आखिर, जैसे व्हाट्सएप का ये मैं नंबर दे रहा हूं आपको, यहां से आपको नंबर दिख रहा होगा, नंबर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर से मैं एक बार बता दूं कि हम लोगों का नया बैच भी प्रारंभ हो रहा है, यदि हमारे अध्यापकों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ लीजिए पूरे अच्छे से, कोर्स है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो यूपी पीसीएस प्री एंट्री लिख करके आपको भेजना है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका प्री एग्जाम रुकेगा नहीं, क्योंकि जब आप उनकी क्वालिटी देखेंगे ना तो खुद ही कहेंगे हाँ सर ये उस लेवल का पढ़ा रहे हैं, उस लेवल को हमको दे रहे हैं, कम समय में हमें उतनी चीजें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि भाई हर कोई अपनी चीजों को बेस्ट बताता, लेकिन मैं नहीं बताता। क्यों नहीं बताता, क्योंकि आप लोग मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं। मैं अपने अध्यापक को देख रहा हूं, लेकिन आप 20 अध्यापकों को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपके समझ में आए, मेरा सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वीडियो बनाना था मेरा उद्देश्य, कि मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बता सकूं। और यदि फॉर्म, जैसे बहुत से बच्चों के इशू आते हैं, सर फॉर्म नहीं फिल हो पा रहा है, ये इशू हो रहा है, ये इशू हो रहा है, तो उसमें भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप इस सेकंड वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी इशू होगा तो इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया तो आपके वो भी इशू सॉल्व हो जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और यदि इंफॉर्मेशन आपको लगा होगी हाँ आपके कुछ काम आई है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और आपको इसी तरह की वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहे, क्लासेज की कंटिन्यू मिलती रहे, प्रैक्टिस क्लासेस कंटिन्यू मिलता रहे, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लेना है। और जितने भी पीडीएफ, जैसे आज की भी ये टोटल जो पीडीएफ है बुक्स वगैरह की पूरी जो स्ट्रेटजी वाली ये पूरी पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पे हम लोग सारी जो भी पीडीएफ होती है पोस्ट कर देते हैं। तो चलिए, धन्यवाद आज के लिए।